तो गाइस मैंने आज का डे स्टार्ट किया ओट्स के साथ क्योंकि मेरा रेगुलर ब्रेकफास्ट हो गया। फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की और आप देख सकते हैं रूम का कितना बुरा हाल हुआ है। सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल सेट की। ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी और इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी कि फिर मैंने कहा चलो सेट करते हैं। गाइस के बाद अपना रूम तो बंदे को खुद ही क्लीन करना चाहिए। और रूम क्लीन करते-करते मुझे काफ़ी कूड़ा-दिन ही लग गया था अपना रूम क्लीन करते हुए और घर की सेटिंग करते हुए। मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की, मैंने जस्ट सेटिंग की और डस्टिंग वगैरह की ताकि एकदम जो अपना रूम होता है ना और पूरा घर होता है वो साफ-सुथरा लगे। तो अगर आप नीचे की सफाई नहीं भी करते और ऊपर की सेटिंग कर देते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप नीचे की सफाई करे जा रहे हैं, ऊपर से हर चीज़ बिखरी हुई है तो किसी को भी आपकी सफाई नज़र नहीं आएगी। तो मैंने अपने सारा ड्रेसिंग टेबल सेट किया, चीज़ें उठाई और किया तो वो काफ़ी बेहतर लगने लग गया था क्योंकि रूम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था। और ड्रेसिंग टेबल तो वैसे जो आए ब्रश किया और वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा रूम थोड़ा क्लीन नज़र आए। और मेरी मम्मा तो कहते हैं सुबह-सुबह ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन मुझ जैसा बंदा जो थोड़ा कामचोर भी है, उसके लिए सब कुछ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बट स्टिल वन्स इन अ व्हाइल मैं खुद कर लेती हूँ क्लीनिंग। मुझे कोई आधा घंटा लगा है अपना ड्रेसिंग टेबल क्लियर करने में क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और कुछ टेंट्स पड़े थे, सनस्क्रीन्स पड़ी हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मॉइस्चराइज़र वगैरह उनको क्लियर करने में मुझे कोई आधा घंटा लगा और ये इसकी फाइनल लुक आई थी कि हर चीज़ सेट हो गई थी। तो मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल क्लियर हो गया है, अब मैंने अपना ये टेबल क्लियर करना है जिसमें हर चीज़ बिखरी हुई है, हर चीज़। और मैंने अपना कैमरा सेट करके फिर उसे क्लियर करना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मिरर पड़ा हुआ है, स्कार्फ पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है। और मैं अब देख रही हूँ मेरे पीछे से अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है जो बहुत बुरा लग रहा है। सो हियर इट इज़ करना स्टार्ट किया और जब मैंने टेबल को सेट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको मैंने रिमूव करना स्टार्ट किया। मैंने कहा इनको रिमूव करूँगी ताकि कोई अच्छी लुक आए रूम की, क्योंकि जब भी हम किसी रूम में एंटर होते हैं ना, जो एक ड्रेसिंग टेबल है वो मेसी लगे तो सबसे पहले उसके ऊपर नज़र जाती है। फिर चेयर्स हैं, अगर उनके ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं या फिर कोई चीज़ पड़ी हुई है, बैग्स वगैरह, तो वो सबसे पहले नज़र आती है। फिर आपकी बेड बिल्कुल मेसी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चीज़ रखे ना तो वो ड्रेसिंग टेबल और चेयर से पहले नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि इंस्टेंटली आपका रूम अच्छा लगे तो आपको बस अपना बेड मेसी होने नहीं देना, चेयर्स मेसी होने नहीं देनी और आपका अगर टेबल पड़ा उसे मेसी होने नहीं देना। तो यहाँ पे मैं अपना टेबल के बाद में अपना ये छोटा-सा काउंटर सोफ़ा टाइप बनाया हुआ है। इसके ऊपर अपने कुशन्स पड़े हुए हैं, इनको सेट करने लग गई थी और ये मैंने कहा कि बहुत मेसी लग रहा है भई, रूम का एक-एक हिस्सा मेसी लग रहा है। और आपको ना मुझे तो साल में 1-2 दफ़ा शौक चढ़ता है सेटिंग वगैरह करने का, वरना जो है जैसा है कबूल है। तो फिर मैंने अपना रूम्स ये कुशन्स वगैरह सेट करना स्टार्ट किए और फिर मैं देख रही थी कि कितना टाइम लग रहा है मुझे छोटे-छोटे काम करने में। और आपको जो घर की हर रोज़ हर वक़्त सेटिंग सफाई जिनको बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है कि बस हर जगह क्लीन नज़र आनी चाहिए, हिम्मत है भई, क्योंकि मुझे इतना कोई शौक नहीं है। मैं इतना प्रेफ़र नहीं करती कि भई हर वक़्त सेटिंग सफाई करनी चाहिए, लेकिन इस वक़्त हमारे रूम का हाल था ही बहुत ख़राब और ये मेरी बहन की मेडिसिन पड़ी हुई थी और वो खा पी के वहीं पे रख गई। तो मैं उसकी मेडिसिन उठाई और उसको पैक करने लग गई क्योंकि मुझे ये था कि कहीं भी कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए भई, जो साफ़ हो जाएगा वो सफाई नज़र आनी चाहिए। तो फिर मैंने उसकी मेडिसिन थोड़ी पैक की और उसको एक साइड में रखा और मैंने कहा कि बस इसको मिल भी जाइए ना कि ना तो शाम को वो आए कि मेडिसिन किधर है? फिर मैं कहूँ कि पता नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सेट करके साइड में रख देते हैं फिर हमें खुद ही भूल जाते हैं कहाँ थी वो। तो ये मेरा बेड सेट हो गया था, मेरा ड्रेसिंग टेबल सेट हो गया था और ये बस मेसी एरिया रह गया था क्योंकि हमारे रूम में ना आयरन स्टैंड भी है। तो उसके ऊपर जब भी कपड़े धुलेंगे ना तो उसके ऊपर आके रख देते हैं। फिर मैंने उसको क्लियर किया, फिर मैं रूम से बाहर निकली तो ये हमारा टेबल था, इसके ऊपर इतने सारे टूथपेस्ट और सिरप्स और परफ्यूम्स हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको क्लियर अप करती हैं।
मैंने सिरप वगैरह उठाया और मैंने कहा किचन में रख देती हूँ जाकर। फिर माँ मुझे शाम को पूछ रही थी वो सिरप किधर है? मैंने कहा कौन-सा सिरप? मैंने तो नहीं रखा। फिर मेरी मम्मा कही ये सिरप तुमने ही उठाया था और मुझे याद ही नहीं था। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें उठाई और उसको क्लियर करने की कोशिश की। ज़ाहिर-सी बात है मैं सोच रही थी भई यहाँ से उठा के मैं रखूँ कहाँ? मेरी मम्मा से पूछ रही थी मम्मा यहाँ से उठा के मैं कहाँ रखूँ? तो ये भी एक बहुत बड़ा होता है चैलेंज कि भई यहाँ से उठाएँगे चीज़ तो रखेंगे किधर? तो मैं सोची थी चलो उठा के मैं कहाँ रखूँ? ड्रॉअर में डाल जाती हूँ, वैसे चीज़ें ड्रॉअर में डालती। अब मुझे लगता है जब ढूँढने गए तो मुझे डाँट पड़ेगी। तो ये क्लीयरेंस आ गई थी। अब ड्राइंग रूम में आई क्योंकि आजकल मैं ड्राइंग रूम में पड़ी रहती हूँ। मुझे आई डोंट नो आई एम सो ऑब्सेस्ड विद सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी। मुझे आजकल अकेले रहने का भूत सवार हुआ है। तो मैं ड्राइंग रूम में हो जाती हूँ कि सारे दूसरे रूम में शोर मचा रहे होते हैं, मुझे ड्राइंग रूम में रहना है। तो मैंने फिर ये सारा मेस मैंने ही क्रिएट किया था, तो फिर मैंने उसे क्लियर अप करने की कोशिश की। उतनी देर में मेरा भाई आ गया कि तुम क्या कर रही हो? वीडियो क्यों बना रही हो? तो फिर मैं बड़ा हो रही थी एम्बैरेस टाइप कि भई ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं इस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे थोड़ा-सा बंदा एम्बैरेस हो जाता है वीडियोज़ बनाते हुए। तो फिर मैंने ये ड्राइंग टेबल देखा, डाइनिंग टेबल भी मेसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी डाइनिंग टेबल पे नज़र पड़ती है। ये मेरे भाई ने लगाई हुई थी, क्या अगरबत्ती से कहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घर में और कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी इवैपोरेट हो जाती हैं अगर आप खुशबू आपके घर में अच्छी आती है। और उसके बाद फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया था कि मैं थीसिस करने बैठूँ और लिटरली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ इसके अंदर। क्योंकि मुझे लगता है जब आप एक काम से ना थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाते हैं ना, लाइक कि अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने रमज़ान से पहले बहुत काम किया थीसिस के ऊपर अपने। तो फिर जब रमज़ान के बाद आज या 1 दिन पहले मैंने खोला था, तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था भई मैं ये कैसे लिखूँगी? मुझे क्या होगा? मुझे फिर से दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, ऐसा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। और जब आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है तो फिर आपको लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? तो आई एम दैट पर्टिकुलर स्टेज कि मुझे इसको दोबारा से सारा पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं इसका ओवरव्यू लिख सकूँ, क्योंकि मैं जब भी अपनी मैम से मिल के आती हूँ ना, वो कोई नई डायमेंशन निकाल देती हैं। नहीं ऐसे नहीं है तो अब आप इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लें। और मैं बोला क्या है? मैंने अपनी तरफ से सारा काम ख़त्म कर दी थी, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। अब रिसेंटली मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा के आई यूनिवर्सिटी में और वो मैंने सारा मतलब कि पिछली डॉक्यूमेंट्री का सारा कुछ स्क्रिप्ट सब कुछ लिख लिया, जेमिनी से हेल्प ली, एआई से हेल्प ली और मैंने इसे प्रिंट करवा के सबमिट करवा दिया। एंड द सर इज़ सेइंग कि अब आप कुछ नया लेकर आए ना और समथिंग न्यू, समथिंग इज़ फ्रेश, कि लगे कि भई आपने कुछ काम किया है ना, आपने पिछला कोई काम नहीं सबमिट करवाना ना। वैसे क्या है? अगर कोई मेरा काम ख़त्म होने पे जा रहा है तो क्यों नहीं ख़त्म होने दे रहे? और सिर्फ इन यूनिवर्सिटी के चक्करों की वजह से मैं किसी जॉब में ठीक तरीके से ना अप्लाई कर पा रही हूँ और ना कोई जॉब कर पा रही हूँ, क्योंकि सब तो ये कह देते हैं ना कि आप तो एमफिल कर रही हैं तो फिर आप कैसे जॉब करेंगे ना। मैं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही? तो ये सारे मेरे फड्डे चल रहे हैं फ़िलहाल। और मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई थी क्योंकि मैं सोचा कि मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। फिर मेरे साथ मेरी मम्मा ने जो वेजिटेबल्स कटवाई सारी कि भई आज चाइनीज़ चावल बनाने हैं। तो मैंने एक-एक करके सारी वेजिटेबल्स काटी, क्योंकि मैंने कहा चलो इतने अरसे से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ना कुकिंग ब्लॉग भी एज़ सच नहीं बनाया था, इसकी वजह से मैंने सोचा कि वेजिटेबल्स काट लेती हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लूँगी और फिर हम मम्मा के साथ कुकिंग रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेंगे। वेजिटेबल्स के बाद मेरा भाई हाफ़ शावरमा पड़ा हुआ था तो मैंने इसे गर्म किया और खाया। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि मेहमानों के लिए ये एग सैंडविच बना लो। एग सैंडविच किस तरह बनाया था मैंने कि हाफ़ फ्राई एग पड़ा हुआ था और उसके अंदर मेयोनीज़ और वेजिटेबल्स जो मैंने भी कट की थी उसे ऐड किया और इसके अंदर मैंने केचप भी ऐड की, ब्लैक पेपर भी ऐड किया ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आए ना। मैं इसके अंदर ना चिपोटले केचप भी मेयोनीज़ भी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी टैंगी फ्लेवर आए। तो मैंने ये बना लिया सैंडविचेस और ये अच्छे बने थे। एज़ सच मुझे मेयोनीज़ के सैंडविचेस नहीं पसंद, बट स्टिल आई एट इट जो बचे थे मेहमानों के आगे से। एंड दिस इज़ द टेबल। इसके साथ मेरी मम्मा ने और भी बिस्किट्स ऐड किए थे बाय द वे।
बाद मैं इतनी बोर हो रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई ड्रामा देखूँ, तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैंने पहले ना सारे ड्रामे सर्च किए, पाकिस्तानी, टर्किश, और मुझे कोई भी थंबनेल इस तरह अपील ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई ड्रामा वॉच करूँ। और फिर मैं इतनी देर स्क्रॉल करते फिर मैं इतनी बोर होने लग गई मैं कि मैं क्या देखूँ? मुझे कुछ मज़े का लग ही नहीं रहा था कि मैं उसे क्लिक करूँ और कोई ड्रामा देखूँ, तो कोई पता नहीं बोर्ड ड्रामे आप मुझे कोई रिकमेंड कीजिएगा। और फिर इतनी बोरियत के बाद मेरी मम्मा कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, मुझे बताया नहीं था। मैंने कहा मुझे भी तो बुला ले, मैंने भी आपके साथ कुकिंग करनी है, वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है। ये हम अपने चाइनीज़ राइस बना रहे थे। अमूमन लोग क्या करते हैं, जो अंडा अलग से फ्राई करते हैं, हमारे पास टाइम कम था, ऊपर से हमने अंदर ही अंडा फ्राई कर दिया। अमूमन क्या होता है कि अगर आप सेपरेटली करते हैं तो आपको ना चावलों के अंदर नज़र आ रहा होता है। इससे थोड़ा इनविजिबल हो गया था और ये हमारी वेजिटेबल्स अंदर डल गई थी। और वेजिटेबल्स डालने के बाद में हम लोग ना ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम रेड मिर्ची और बाकी ब्लैक मिर्ची से ही काम चलाते हैं। यहाँ पे सॉसेस डल रही थी और आपको थोड़ा मैंने अपना प्रोसीजर दिखाया, हमने किस तरह चाइनीज़ राइस बनाए थे। हर कोई डिफरेंटली बनाता है, होप कि आपको ये पसंद आई होगी। थे ना कि सब कुछ कुक हो गया था, बस ये जो मटर है ना ये थोड़े कच्चे रह गए थे और मेरी मम्मा को लग रहा था कि मटर ने ना कुक हो ही नहीं पाना, क्योंकि मोस्टली मटर थोड़े टाइम लेते हैं। एंड में हमने इसके अंदर कैबेज डाली और कैबेज के बाद हम उससे केचप डालने लग गए थे। मम्मा कहती मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, मैंने केचप रह गई है। तो मैं था कि मम्मा अंदर चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, लेकिन मामा ने इसके अंदर टमाटो केचप डाली और फिर हमने इसे मिक्सअप कर दिया। एंड वाला प्रोसेस ये था कि चावलों को और उसको लास्ट में हमने मिक्स किए राइस को विद ये मसाला जो बनाया था, और ये मेरी प्लेट हो गई क्योंकि और अच्छे बने थे, मज़े के बने थे, एटलीस्ट मैंने खाए। इट्स वेरी वियर्ड बट आई ईट माई चाइनीज़ राइस विद दही। तो मुझे बहुत पसंद आया, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।